सबसे पहला काम है कि आपको अपने HTML को सेव करना है। तो HTML सेव करना शायद सबको आता है, यहाँ पे वो चीज नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद का स्टेप होता है एक फोल्डर बनाइए डेस्कटॉप पे। तो वो फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया, देखो फोल्डर का नाम लिख दिया मैंने वेबसाइट, एंटर। अब उस HTML डॉक्यूमेंट को इसके अंदर होना चाहिए। यहाँ देखो सारे, छोड़ दो उस अपने काम को, यहाँ देखो पहले ये वाला स्टेप क्लियर होना चाहिए। इसको आपके फोल्डर के अंदर होना चाहिए, कैसे भी करके इसको अंदर लेके आओ। मैंने उठाया, अंदर ले गया मैं, बस पहुंच गया अंदर। और ये रहा, इसका नाम इंडेक्स होना चाहिए। जरूरी नहीं है इंडेक्स हो, आप अभी के लिए कुछ भी रख सकते हो, बट इंडेक्स रखोगे तो एक स्टैंडर्ड फॉलो होगा आपका, ठीक है। नाउ इसको मैं ओपन कर रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस से। तो अब इसमें किसी को डाउट है स्ट्रक्चर में? नहीं है। अब सीन ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट H1 है, इसमें लिखा है दिस इज एट हेडिंग। सेव करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं रन और क्रोम पे, तो वो ऐसा नजर आता है। HTML के साथ आप डेकोरेशन का काम नहीं कर सकते। डेकोरेशन करनी है तो आपको एक लैंग्वेज और चाहिए, दैट इज कॉल्ड CSS। तो CSS की जो कोडिंग होती है वो 3 तरीके से होती है। या तो आप उसको इनलाइन तरीके से करिए, या इंटरनल तरीके से करिए, या एक्सटर्नल तरीके से करिए। इंटरनल तरीके का मतलब है और एक्सटर्नल तरीके का मतलब है, इंटरनल और इनलाइन दोनों इसी पेज पे होंगे। इंटरनल और इनलाइन दोनों इसी पेज पे होंगे। एक्सटर्नल के लिए एक नई फाइल बनेगी। तो पहला काम करते हैं, इंटरनल और इनलाइन सीखते हैं। इनलाइन का मतलब उसी लाइन में, यानी कि उसी कोड के पास। उसी कोड का मतलब कि उसी कोड के स्टार्टिंग टैग के अंदर, यहाँ पे। और लगाते हैं उसको एक स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू, स्टाइल इज इक्वल टू, और ये कोड बंद, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे इसको जो स्टाइल देनी है वो स्टाइल कुछ भी हो सकती है। सपोज दैट अभी मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, तो सो दैट द स्टाइल विल बी कलर। नाउ कलर ये एक प्रॉपर्टी है, कलर चेंज करना है। कलर क्या करना है, वो कलर का वैल्यू होता है रेड, और इसको बंद करते हैं सेमीकोलन से, ठीक है। सेव किया और चेक किया, रिफ्रेश किया तो आ गया कलर। सेकंड थिंग, जरूरी नहीं है एक ही चीज दो, और भी चीजें दे सकते हो। तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही आप कलर के बाद और कुछ देना चाहते हैं तो बस इसके बाहर आइए, स्पेस दीजिए, नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ऐड कराना शुरू कर दो। मैं चाहता हूं कि इसका जो टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन है, तो टेक्स्ट की डेकोरेशन जो मुझे चाहिए वो अंडरलाइन, और बंद कर दिया, सेव करा, चेक करा, अंडरलाइन आ गई। पहले टाइप का CSS कहते हैं इन लोग इनलाइन CSS। सेम काम मुझे करना है इंटरनल से। उस केस में क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा यहां से, सेव करूंगा, रिफ्रेश कर दिया, सब चला गया वापस। घुसूंगा हेड के अंदर, तो हेड कहां है, ये रहा। हेड के अंदर जाना है, लगाना है स्टाइल टैग, STYLE, स्टाइल टैग बंद। इसके अंदर जाएंगे। अब सबसे पहले आपको स्टाइल टैग के अंदर CSS लिखना है, लेकिन अगर आपने लिख दिया कलर रेड तो कुछ नहीं होगा। कलर रेड, लेकिन किसका कलर रेड? तो सबसे पहले चाहिए आपको एक सिलेक्टर। तो सिलेक्टर मींस कि आपका जो HTML एलिमेंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है H1, तो उसको लिखेंगे H1 का कलर मुझे चेंज करना है। कर्ली ब्रेसेस आ गए, क्या करना है, कलर मुझे रेड करना है, और बंद कर दो, सेव। पहले लिखा सिलेक्टर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, फिर मैंने प्रॉपर्टी डाली और वैल्यू डाली। अब मैं देखूंगा तो रेड हो जाएगा। अब सपोज दैट ग्रीन करना है तो आप एक और कोड थोड़ी लिखेंगे, आप इसी के पास जाएंगे, ऐसे इसको चेंज करके ग्रीन कर देंगे इसको। और अभी के केस में मैंने क्या किया, मैंने इस कलर को नाम ना देके मैंने इसको RGB वैल्यू से करा। कैसे, मैंने यहां पे लिखा RGB और मैंने पैरेंथेसिस लगाए दो, सेव करा। अब अगर मैं जीरो कर दूं, दैट मींस कि R की वैल्यू भी जीरो, ग्रीन की वैल्यू भी जीरो, ब्लू की वैल्यू भी जीरो। जब सब कुछ 0 0 होगा तो चीजें नजर आएंगी ब्लैक। और जब सब कुछ फुल मात्रा में होगा, यानी 255 255 255 और 255, तो वो आएंगी व्हाइट, और व्हाइट पर व्हाइट दिखाई नहीं देगा, लेकिन टेक्स्ट वहां पे है, ठीक है, वो व्हाइट हो गया। अब अगर मान लो मैं इसको 0 कर देता हूं, इसको 0 कर देता हूं, तो अब हुई R की वैल्यू तो फुल हो गई, बाकी सब 0, तो अब आएगा वो रेड। और इसी तरीके से अगर मैं ग्रीन को फुल कर दूं, 255 0, तो ग्रीन आएगा। अब इस तरीके से मैं अगर इसको कर दूं 255 0, अब वो ब्लू आएगा। अब मान लीजिए मेरे को रेड ग्रीन दोनों 255 रखने, मान लीजिए ये मैंने कर दिया 255, इसको मैंने 0 कर दिया, इसको कर दिया मैंने 25। दो कलर मिक्स होंगे, जो आपस में जो मिलके बनाएंगे वो कलर दिखेगा, यानी कि येलो, ठीक है। अब
मान लेते हैं मुझे ये 0 करना, कर दिया, यानी कि रेड का मैं कौन सा वैल्यू पे पहुंच गया हूँ, बिल्कुल फुल वैल्यू पे। और मैंने अभी दिखाया था आपको, फुल पे वो 255 होता है, नील पे वो 0 होता है, लेकिन बीच का कोई वैल्यू लोगे तो वो इस तरीके के शेड का आएगा। मान लीजिए मैं 150 कर देता हूँ इसको, सो मैंने किया इसको 150, तो वो आएगा थोड़ा सा रेड तो आएगा, लेकिन डार्क रेड आएगा। आगे डार्क रेड, क्योंकि वो पहुंचा है 0 से लेकर 200 150 की शेड तक, यहां तक पहुंच चुका है वो। ठीक है, जैसे जैसे कम करोगे वैसे वैसे उस तरीके का काम होगा। और हम इन वैल्यूज को मिलाकर कोई भी कलर बना सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ 5 सीखने हैं, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक व्हाइट, खत्म। ठीक है, और कुछ नहीं सीखना, और सब कुछ हम खुद बना लेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर खुद बना के दे देगा सारी चीजें। सपोज मेरे पास H1 एक नहीं है, यहाँ पे मोर देन 1 है, मेरे पास 5 H1 है। सेव करते हैं, चेक करते हैं इनको। तो क्योंकि मैंने अभी CSS से ये बताया कि जितने भी H1 है सबका कलर देखो, H1 यहाँ देखो, H1 का कलर RGB, H1 का कलर चेंज करना है, रेड करना है 150, मैं इसको 255 कर देता हूँ, यानी कि कंप्लीटली रेड। लेकिन अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे H1 तो बहुत सारे हैं, और मैंने CSS से बोला है कि जितने भी H1 है सबको सिलेक्ट करो। मुझे ये करना है, मुझे इस वाले H1 का कलर चेंज करना है, या फिर इस वाले कलर का चेंज करना है। मैं क्या करूंगा, सिंपली अंदर जाऊंगा, इसके स्पेस दूंगा, एक लिखूंगा क्लास, यानी कि मैं इसको एक आइडेंटिटी दे रहा हूँ सिंपली। मैंने बोला इसको 1, ठीक है, इसका मतलब 1, इस ये वाला H1 किस नाम से जाना जाएगा, 1 के नाम से। अब मैं आता हूँ वापस अपने CSS में, एंटर प्रेस करता हूँ, लिखता हूँ .1 का जो कलर है वो मुझे RGB वैल्यू में चाहिए, और वो चाहिए क्या, 02550, यानी कि ग्रीन। पता है ना इस कोड का मतलब, रेड ग्रीन ब्लू, तो ग्रीन फुल है, दैट मीन्स कि ये वाला ग्रीन हो जाएगा। सपोज मुझे इस वाले का चेंज करना है, तो मैं इसको भी एक क्लास दे दूंगा 2, और अब हम आएंगे यहाँ पे, लिखेंगे .2 कलर RGB, .0, 255, अब हो जाएगा वो ब्लू। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना, मतलब किसी एक एलिमेंट को चेंज करने तो आप किसकी मदद से करेंगे, क्लास की मदद से करेंगे। जल्दी से करो अगला। ये थे मेरे क्लासेस। सो 1 मैंने लिखा, 1 को स्टाइल दिया, तो इस एलिमेंट ने इस क्लास से जो भी स्टाइलिंग लेनी थी ले ली। ठीक है, मतलब इस एलिमेंट के लिए मैंने जो स्टाइल लिखी है ना, जो CSS लिखा है वो ये है, इसे CSS लिखना कहते हैं, ये CSS लिखा हुआ है। ठीक है, और CSS लिखा किस में हुआ है, इस टैग के अंदर। और टैग कहाँ लगा हुआ है, हेड के अंदर। जरूरी नहीं है हेड के अंदर होता, बॉडी में भी लगा सकता हूं इसको। एक पॉइंट और, इसको उठा के बॉडी में चिपका दूंगा तब भी काम होगा, बट W3 कहता है कि इसको हेड में डालो। ठीक है, वेबसाइट बनाने वाले कहते हैं लोग कि इसको हेड में रखना चाहिए। ठीक है, आगे पता चलेगा रीजन क्या है। अब सपोज मैंने ना यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, 1 वाले एलिमेंट को 1 वाली स्टाइलिंग मिलेगी, 2 वाले एलिमेंट को 2 वाली स्टाइलिंग मिलेगी। मैं आता हूं इसके अंदर, या फिर मैं पहले वाले के अंदर आता हूं। ठीक है, मैं इसको चेक करता हूं पहले रिजल्ट क्या आ रहा है। तो रिजल्ट इज, एक सेकेंड, रन विथ क्रोम। रिजल्ट ये है, नीचे से ये वाले H1 हटा रहा हूं। पहला H1 जिसमें कोई स्टाइल नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहां से स्टाइल को हटा देता हूं, वो आएगा ब्लैक, क्योंकि ब्राउजर बाय डिफॉल्ट ब्लैक बनाता है। ब्राउजर बाय डिफॉल्ट ब्लैक बनाता है। दिखा देता हूं, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट करा, ये जो स्टाइलिंग मिली है ये ब्राउजर से मिली है। इसको देखो, ये रहा, ब्राउजर से सारी चीजें मिली हुई हैं इसको। ठीक है, हम आते हैं, चेक करते हैं कि ब्राउजर ने क्या क्या दिया है इसको। तो ये चीजें ब्राउजर ने बना के दी हैं। तो इसमें कलर देखते हैं क्या लगा हुआ है, RGB 000, यानी कि ब्राउजर बाय डिफॉल्ट क्या बना के देगा, 000। और ये क्या है, देखो इसकी CSS, ब्राउजर की खुद की CSS, इसको कहते हैं एजेंट स्टाइल CSS या एजेंट CSS, यूजर एजेंट स्टाइल शीट। ठीक है, किसने दिया, क्रोम ने दिया। मे बी मोजिला फायरफॉक्स कुछ और दे सकता था, क्रोम ओपेरा मिनी कुछ और देता, सफारी कुछ और देता, बट ब्राउजर भी कुछ ना कुछ देके रखता था, वो देके ये दिया उसने। अब उस ब्राउजर की जो स्टाइलिंग थी उसको ओवरराइड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने H1 को 1 नाम से क्लास दी और दूसरे वाले H1 को 2 नाम से क्लास दी। तो इस वाले के लिए जो CSS लिखी गई है वो ये है, एंड इस वाले के लिए जो CSS लिखी है वो ये है। तो 1 2 काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से। 1 को
ग्रीन मिला उसको ब्लू मिला तो वो काम कर रहे हैं, देखो ग्रीन और ब्लू। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले के अंदर जो इसके अंदर एक स्पेस देके लिख देता हूं 2। दैट मीन्स कि आप इस वाले एलिमेंट के पास दो, इस वाले एलिमेंट अब जो अपनी स्टाइलिंग उठा रहा है वो यहां से भी ले रहा है, यहां से भी ले रहा है, ठीक है। ये वाला जो एलिमेंट है वो अपनी स्टाइलिंग जो ले रहा है वो एक तो इस एलिमेंट से भी ले रहा है, वो एक स्टाइल से भी ले रहा है, इस स्टाइल से भी ले रहा है। सो इसके अंदर अल्टीमेट आएगा क्या, कलर इसमें पड़ा हुआ है ग्रीन और इसमें पड़ा हुआ है ब्लू, तो यार ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, ब्लू लू या ग्रीन लू। तो क्या करता है सीएसएस की, वो एक कास्केडिंग ऑर्डर में चलता है, यानी टॉप टू बॉटम। तो पहले वो इसके पास आएगा, इसको मिलेगा ग्रीन, फिर वो इसको भूल के इसको पकड़ेगा तो उसको मिलेगा अल्टीमेटली ब्लू, तो कलर बनेगा उसका ब्लू, दोनों का ब्लू। डन, ठीक है। आपको क्लास लगानी आती है। अब आईडी के केस में होता है कि अगर मान लीजिए आपने इसको आईडी दिया होता, आईडी और आईडी, ठीक है, और मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, और 1 डॉट की जगह पे हो जाएगा हैश। सीन अब यहाँ पे ये है कि अगर आपने h1 को 1 आईडी दिया, इसको 2 आईडी दिया, 1 के पास तो ये काम कर गया, 2 के पास भी काम कर गया, देखो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। लेकिन सोचो कि अगर मैं यहाँ पे एक और आईडी दे दूं, और आईडी का मतलब होता है आइडेंटिटी, एक बंदे की एक ही आइडेंटिटी हो सकती है, 2 आइडेंटिटी नहीं होती। यानी कि ये तो ठीक लिखा है, यहाँ पे 2 आइडेंटिटी मिल रही है इसको, यानी कि गलत है कोड, तो ये क्या करेगा, ब्लैक कर देगा उसको, काम ही नहीं करेगा। दैट मीन्स कि एक एलिमेंट के पास 2 आईडी नहीं हो सकती, वो एक ही आईडी को प्रिजर्व करेगा। कैसे, ऐसे। अब कोड सही है, रिफ्रेश करते हैं, बिल्कुल सही है। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है और क्रिएट होती है? मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको तो क्लास बना देता हूँ 1.1, और ये बन गया क्लास। एक जगह लगाए क्लास और एक जगह लगाए आईडी, तो एक जगह जो क्लास लगा वो भी सेम काम कर रहा है, एक जगह जो आईडी लगा वो भी सेम काम कर रहा है, यानी कि बोथ आर आइडेंटिकल। आप तो कहोगे कि भाई सेम है दोनों चीजें, दोनों से एक ही काम हो रहा है, बट एक एलिमेंट पे 2 आईडी नहीं लगती, एक एलिमेंट पे 2 क्लास लग रही हैं। पहला सॉल्यूशन। अब सपोज दैट मैं यहां से इस वाले से मैं ये आईडी निकाल रहा हूं, ठीक है, और ये आईडी मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, तो आईडी इज इक्वल टू 2। अब यहां देखो ये सिनेरियो बिल्कुल अलग है। मैंने क्या किया, h1 के अंदर एक क्लास भी लगा दी और एक आईडी भी लगा दी, है ना। ऐसा सिनेरियो हो सकता है, ऐसा सीन हो सकता है। तो इस केस में लेकिन आप देखो कि क्लास में क्या लगा है, क्लास में लगा है कलर और आईडी में भी लगा है कलर। अब ये एलिमेंट ना कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कलर कहां से लूंगा, है ना। देखो क्लास से उठाएगा या आईडी से उठाएगा, कंफ्यूजन होगी ना। तो हमेशा आईडी को प्रेफरेंस पहले मिलती है, तो आईडी कौन सी है, ये। तो यानी कि अब ये जो एलिमेंट है वो पहले कलर यहां से देखेगा, लेकिन फिर आईडी अगर मिल गई तो आईडी से लेगा, वो इसको छोड़ देगा। कास्केडिंग नहीं है लेकिन आईडी है, तो आईडी इज मोर प्रेफरेबल देन क्लास। आईडी का महत्व ज्यादा होता है, आईडी को पहले पकड़ता है एलिमेंट, क्लास को बाद में। आईडी यूनिक होती है, दैट्स व्हाई, ठीक है, क्योंकि एक आईडी और नहीं मिलेगी कहीं पे। और ये बना इस तरीके से है सीएसएस की, वो आईडी पहले पहचानता है। अब ये आगे चल के और एनहांस होगा ये चीजें, ठीक है। बट एक जगह एक एलिमेंट पे अगर 2 चीजें लगी हैं, क्लास और आईडी दोनों, और दोनों को सेम स्टाइलिंग मिली हुई है, तो वो स्टाइलिंग उठाएगा आईडी से, ना कि क्लास से। देन और 2 क्लास लगी है तो बाद वाली क्लास से उठाएगा। नेक्स्ट टाइप का जो सीएसएस है दैट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल टाइप से सीएसएस को कैसे लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, एक फोल्डर के अंदर वो मेरा एचटीएमएल वाला पेज, पता है सबको ये चीज। राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन कर लूंगा ऐसे, ठीक है। अब मुझे एक नया पेज लेना होता है, इसके आगे Ctrl+N आ गया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, फाइल सेव एज। सेव एज मतलब इस फाइल को सेव करने वाले हम। सेव एज पे क्लिक किया और उसी फोल्डर के अंदर जाना है, फिर आपको याद रहेगा उसी फोल्डर के अंदर, है ना। लेकिन उस फोल्डर के अंदर देखो कोई फोल्डर मिल रहा है कि कोई और नहीं है, दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है। अब स्टार्टिंग से देखो, इसको मैं फिर से बंद कर रहा हूं। एक फोल्डर के अंदर आपका HTML, फिर एक फोल्डर और बनाओगे STYLE, स्टाइल के नाम से, ठीक है। अब क्लोज कर दोगे, वापस आओगे नोटपैड पे, फाइल न्यू, फाइल सेव एज, और अब देखो मिल गया स्टाइल। अंदर घुसेंगे, इसके लिखेंगे STYLE स्टाइल डॉट CSS, एंटर। अब ये बन गया CSS, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मुझे ना H1, फिर से H1 बनाते हैं। H1 का जो कलर है
अच्छा, रन कमांड का शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आर। आ गया क्रोम पे। ठीक है, ये H1 है ना, इसका कलर क्या आ रहा है? ब्लैक। मुझे क्या करना है? रेड। मैं यहाँ पे HTML है, देखो इनलाइन से तो कर सकता हूँ, यहाँ लगेगा, इंटरनल से भी कर सकता हूँ, हेड के अंदर लगेगा, स्टाइल टैग के अंदर, लेकिन एक्सटर्नल से करना है। तो अब लिखेंगे H1 का कलर करना है रेड। सेम कोड है, देखो कोड चेंज नहीं है। और अगर अब इसे चेक करेंगे तो कुछ नहीं होगा पहले तो, क्योंकि अभी हमने अपने H1 को ये नहीं बताया कि आपको जो स्टाइलिंग लेनी है वो यहां से लेनी है। तो लिंक डालेंगे, कैसे डालेंगे? अब आएंगे हेड के अंदर, पहुंच गए हेड के अंदर, लिखेंगे LINK, लिंक करना है भाई। क्या लिंक करना है? किसको करना है? HTML को करना है CSS से। लिंक करना है href, हाइपरलिंक रेफरेंस देते हैं ना उसमें भी, एंकर टैग में। पाथ मारेंगे यहाँ पे। पाथ क्या? पाथ देखो कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपना HTML की तरह, तो HTML ये रहा। HTML को इस फाइल तक जाना है। इस फाइल तक जाने के लिए HTML क्या करेगा? पहले CSS के फोल्डर में जाएगा, फिर वो इस वाली फाइल को पकड़ेगा, तब काम बनेगा उसका। तो हम आते हैं, तो href के अंदर लिखेंगे CSS का फोल्डर में गए, स्लैश स्टाइल डॉट CSS को पकड़ा, खत्म, पाथ बन गया हमारा। अब स्पेस दिया, लिखा रिलेशन इज इक्वल टू, लिखेंगे क्या रिलेशन है इसके साथ? स्टाइल शीट है। और अब इसे बंद करेंगे और चेक करेंगे, H1 का कलर अब रेड हो जाएगा, क्योंकि अब उसे पाथ मिल चुका है। अच्छा, गड़बड़ होगी कुछ। लिंक href स्टाइल CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS, अच्छा फोल्डर स्टाइल के नाम से, स्टाइल स्टाइल डॉट CSS, सॉरी फोल्डर मेरा CSS के नाम से बनेगा भाई, जो फोल्डर बनेगा वो CSS के नाम से बनेगा। ठीक है, हाँ वर्क कर जाएगा, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो जो फोल्डर बनेगा वो CSS के नाम, क्योंकि CSS बना रहे हो ना आप इसके अंदर, और CSS के अंदर वो स्टाइल शीट बना रहे हो। ठीक है, अब क्या पाथ बनेगा? सिंपली तो एक बार पाथ फिर से चेक कर लेते हैं कि जो मेरा HTML है वो CSS के अंदर जाएगा, फिर वो स्टाइल को पकड़ेगा। ठीक है, तो हम वही चीज लिखेंगे यहाँ पे कि पहले वो CSS के अंदर जाएगा और फिर वो स्टाइल्स डॉट CSS को पकड़ेगा, और सेव करके चेक करते हैं, अभी हो जाएगा रेड। अगला जो तरीका है कलर देने का, दैट इज हेक्साडेसिमल वैल्यू। अब आईडी में हैज यूज होता है, आईडी में ऐसे यूज होता है ना, हैज, बिकॉज वो एक यूनिक आइटम है। इसी तरीके से हर एक कलर भी एक यूनिक आइटम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई प्रेस किया, इस डब्बे पे क्लिक किया, और आप देखना मैं जिस कलर पे क्लिक करूंगा ना तो ये वैल्यू चेंज होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा इसको वैल्यू चेंज हो रही है। दैट मीन्स हर कलर की अपनी खुद की वैल्यू है। अगर ये वैल्यू आपने यहाँ से कॉपी कर ली और इसको जाके किसी भी सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर दिया, तो सेम टू सेम यही कलर आएगा आपके पास, जो कलर सिलेक्टेड है ये वाला। चाहे जरूरी नहीं है फोटोशॉप, आप HTML पे करो, आप PHP पे करो, जावास्क्रिप्ट पे करो, आप इसको जाके फोटोशॉप पे डाल दो, इलिस्ट्रेटर पे डाल दो, ऑटोकैड में डाल दो, मैक्स, माया, 3D VD जो भी है ना, आपके जिस भी सॉफ्टवेयर में जाके इस कोड को पेस्ट करोगे, सेम टू सेम कलर ये वाला बना देगा वो। ठीक है, दैट मीन्स कि हर कलर का एक अपना वैल्यू है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है। इसको बनाते कैसे? छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए, ठीक है, हम दोबारा से ये चीज लिखते हैं, हम लिखते हैं RR ग्रीन ग्रीन और ब्लू ब्लू ऐसे। अब हम इनके लिए असाइन करेंगे जीरोस, तो 0 0 0 0 0 0, इधर देखना सामने सभी, ये इनकी वैल्यूज हैं। अब बस कुछ नहीं करना होता, इनके आगे एक हैश लगाना होता है, एक हेक्सा कोड इसके आगे पुट कर दिया, ये बन गया मेरा कोड। अब रेड के अंदर 2 जीरो आ सकते हैं, इसके अंदर 2 जीरो आ सकते हैं, इसके अंदर 2 जीरो आ सकते हैं। अब जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है वो होती है 0, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो होती है F फुल। अब 0 से लेके वो चलता है 9 तक। इन बिटवीन आ गए 1 2 3 4 5 6 है ना, फिर 9 से लेके वो चलेगा ए तक, फिर ए से वो B C D करते करते जाएगा वो F तक।
दैट मीन्स कि जो हमारी टोटल रेंज बनी है, इसको डिलीट करते हैं, इसको यहां से डिलीट करते हैं, वो कुछ इस तरीके से बनी है। आपकी लोएस्ट वैल्यू 0, हाईएस्ट वैल्यू f, फिर 0 से लेके 9 तक वैल्यूज, फिर a, फिर b से लेके f तक। ये है रेंज। मैं यहाँ पे डैश डैश डाल देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो जिससे। अब अगर मुझे रेड का कलर फुल करना है, फॉर एग्जांपल मुझे रेड ये वाला चाहिए, सो मैं यहाँ पे इन दो जीरो की जगह पे लिखूंगा FF, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अगर मुझे ग्रीन फुल करना है तो इसको 0 रहने देंगे, इसको 0 रहने देंगे, यहाँ पे लिखेंगे FF। मुझे ब्लू को फुल करना है तो मैं यहाँ पे FF लिखूंगा, बाकी सारे 0 0। अब इनको यूज, इन नंबर्स को यूज करके आप कोई भी कलर बना सकते हो। सपोज दैट मुझे कोई इस तरीके का कलर चाहिए, मुझे कुछ इस तरीके का कलर चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हेक्साडेसिमल वैल्यू बनी ये 3 6 C, ये कॉम्बिनेशंस बनाया हमने। मुझे रेड जो है वो बिल्कुल रेड चाहिए, प्योर रेड। देखो क्या कलर बना, FF 0 0 0 0 0 FF, ठीक है। मेरे को प्योर ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक पे लिखा तो क्या कोड बना 0 0 0। मुझे ब्लू चाहिए तो ब्लू वाले स्लाइडर पे चलते हैं, ब्लू, या फिर मैं यहाँ से रेड की मात्रा सीधा ब्लू कर देता हूँ 255, पहुंच गया सीधा ब्लू। देखो ऊपर 255 है और यहाँ पे देखो सारे 0, बाकी 2 FF, ये 2 FF, बाकी सारे 0। अब मैं इसको कोड पे जल्दी समझा देता हूँ आपको। H1 का कलर मुझको हैज लगाया, रेड करना है, FF 0 0 0 0। सेव, चेक करते हैं, रेड हो गया। मुझे इसका कलर ग्रीन करना है तो 2 0 यहाँ, अब आएगा FF, सेव इट, रिफ्रेश, बन गया ग्रीन। ऐसे मुझे वो चेंज करना है ब्लू से, तो FF 0 0 ब्लू। क्लियर है हेक्साडेसिमल वैल्यू? एक बार आप इसको नोट कर लो।